तो हम लोग कल देख चुके थे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और हेलोजिनेशन में हमने दो केसेस स्पेशली देखा था। फर्स्ट केस था आपका, जब हमने आपसे बोला हेलोजिनेशन, तब हेलोजिनेशन का मतलब होता है तीनों रिएक्शन, एड ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों का एडिशन होता, मतलब ये चारों के द्वारा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है एल्केन में से। लेकिन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यह सिर्फ और सिर्फ Cl और Br के साथ होता है, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है ना। तब इस केस को हम लोग, इस हेलोजिनेशन को जो कल हमने पढ़ा, उसको हम एक दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि ये आपका क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन था। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन को हमने कल पढ़ा था। ओके, आज हम लोग देखेंगे आयोडोनेशन, आयोडीन को ऐड करना। फ्लोरीन का भी हम इसके बाद बताएंगे। हालांकि फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए नहीं रिएक्शन करता है क्योंकि इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर का होता है, जिसके चलते इसका रिएक्शन नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं आयोडोनेशन। आयोडोनेशन के बारे में देखते हैं। आयोडोनेशन का मतलब सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन विथ आयोडीन, है ना। आयोडीन से हमें एल्केन को सब्स्टिट्यूट करना है, तब उसके रिएक्शन को देखना है। तब यदि जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि एल्केन के ऊपर यदि मैं क्लोरीन का रिएक्शन कराता था सनलाइट के प्रेजेंस में, तब उस केस में बनता था CH3Cl और HCl। इसी प्रकार से ये ब्रोमीन के साथ भी क्या बनता था, Br2 के प्रेजेंस में आपका बन जाता था CH3Br और HBr, ये बनता था। लेकिन अगर यदि मैं यही रिएक्शन आयोडीन के साथ कराता हूँ, यदि मैं ये रिएक्शन कराता हूँ CH4 + I2, जब इसके साथ ये रिएक्शन कराता हूँ, तब ये आपका रिवर्सिबल स्टेप में होता है। ये रिएक्शन में आपका रिवर्सिबल स्टेप होता है और ये बनता है प्रोडक्ट आयोडोमेथेन बनता है। लेकिन इस केस में ये होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। इसके साथ साथ आपका एक्जोथर्मिक, वेरी स्लो एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक के साथ साथ आपका होता है रिवर्सिबल। ये तीन प्रकार से ये रिएक्शन होता है। एक मिनट रुकना, कोई आया है। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये आपका वेरी स्लो, बहुत ही धीरे रिएक्शन होता है, एक्जोथर्मिक होता है और रिवर्सिबल होता है। इसलिए हम यदि चाहें मेथेन के ऊपर आयोडीन का रिएक्शन करके आयोडोमेथेन बनाना, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है क्योंकि एक्जोथर्मिक है, रिवर्सिबल होता है, अर्थात रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है। तब हमें कुछ करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एसिड का यूज करना पड़ता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए एसिड बोले, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। इस केस में यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, if we use the oxidizing agent, then this reaction is favorable conditions and it's convert into very fast in iodomethane या और आयोडोएल्केन। फॉर एग्जाम्पल, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 और फिर HiO3 आयोडिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसको देखो कैसे ये रिएक्शन होता है।
हमारे पास आयोडीन चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट में, और जब हमारे पास आयोडीन चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट में तो सबसे पहले हमें I2 को बनाना पड़ता है। तो कैसे I2 बनाते हैं, तब हम लोग सबसे पहले HI के साथ HI और HiO3 का आपस में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है 3I2 प्लस H2O 3H2O, ये आपका बनता है। अब इसी प्रकार से अगर मैं इस रिएक्शन को HI के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ कराता हूँ, HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये कन्वर्ट होता है I2 प्लस H2O प्लस NO2, ये बनता है। और इसी प्रकार से यदि मैं HI के साथ रिएक्शन कराता हूँ HGO, और इसके बाद फिर इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है HgI2 और लास्ट में H2O बन जाता है, ठीक है ना। अर्थात अगर आप ध्यान से देखो तो, एक मिनट इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तब आपको समझने में इजी होगा। ये जो हमारा रिएक्शन था, इस रिएक्शन में यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो मेथेन के ऊपर मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा करके HCH3I बनाया और HI बना, ठीक है ना। तब इस केस में जो ये HI बना अगर यहीं पर रहेगा तब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शन के द्वारा फिर से ये मेथेन और आयोडीन बन जाएगा। लेकिन जो हमारे पास HI बना है उस HI को हम तुरंत HI को मैं तुरंत क्या कर दूं, आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ आयोडीन में फिर से कन्वर्ट कर दूं, तब ये रिएक्शन को बैक जाने के लिए बचेगा ही नहीं ना। और जब रिएक्शन को बैक जाने के लिए नहीं बचेगा तब ये जो है कि रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा नहीं, है कि नहीं। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा नहीं तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट होगा, तब ये रिएक्शन जो वेरी स्लो था ये ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। आया समझ में कि फिर से मैं बताऊं इसे? सर कैन यू रिपीट? ओके, देखिए फिर से हमारे पास जिस प्रकार से उधर रिएक्शन होता था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, उसी प्रकार से मीथेन के ऊपर आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा, तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये बनता है CH3I प्लस HI, ये बनता है आपका। अब इस केस में ये रिएक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वेरी स्लो रिएक्शन होता है, एक्ज़ोथर्मिक होता है, और इसके साथ साथ ये आपका रिवर्सिबल होता है, जिसके चलते हमें प्रोडक्ट का इल्ड बहुत ही लेस अमाउंट में प्राप्त होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोडक्ट का इल्ड प्राप्त होता है, प्रोडक्ट का इल्ड आता है। तब इस केस में ये जो आपके पास HI बना है, ये जो HI बना है, इस HI को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि ये रिएक्टेंट और ये रिजेंट है, रिएक्टेंट और रिजेंट के द्वारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हम जो है कि आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर मर्क्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ये जो कि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा कि जो यहाँ से HI बन रहा है, ये जो HI बन रहा है इसको तुरंत आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, इसको ये तुरंत आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपका हो जाता है 3I2 प्लस H2O प्लस H2O। कितने H2O में कन्वर्ट हो जाएगा? 3H2O में ये कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं HI को ले लेता हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं ले लेता हूँ इसको, तब इस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है I2 प्लस H2O प्लस NO2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है इसको मैं HgO, देखो ये तीनों में से कोई एक ही लेना है, तीनों एक साथ नहीं लेना है। हमारे पास ये जो बाई प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन आयोडाइड,
ये जो बाई प्रोडक्ट बना है ना हाइड्रोजन आयोडाइड, सिर्फ इसको हमें खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए कोई एक रिएक्शन करा देंगे और किसी एक रिएक्शन के द्वारा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होगा। तब इस केस में हम इस रिएक्शन के द्वारा इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब आया समझ में? ये कहलाता है आयोडोनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का आयोडोनेशन। नेक्स्ट हो गया ना कि फिर से रिपीट करें? No, sir, understood. ओके ओके। अब हम लोग देखते हैं फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से जो जितना छोटा होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन एकदम छोटा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा कम होता है और वो उतना ही ज़्यादा डेंजर होता है। आपने भी हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसी प्रकार से जो आपका फ्लोरीन होता है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। फ्लोरीन भी आपका टू मच डेंजरस एलिमेंट है। अभी मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, हमारे मोबाइल में है, एक सेकेंड रुकना। अभी मैंने शायद ग्रुप में अभी हाल ही में फ्लोरीन के ऊपर एक पोस्ट किया था, आपने देखा था ग्रुप में? ग्रुप में एक मैंने फ्लोरीन के ऊपर पोस्ट किया था। No, sir, I can't find it. रुको रुको मैं तुमको भेजता हूँ। देखो अभी मैंने तुमको एक पोस्ट भेजा है। इसमें फ्लोरीन कितना डेंजरस एलिमेंट है कि 70 ईयर तक फ्लोरीन को जो है कि आइसोलेट करके रखा गया था, क्योंकि यह इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये जो है कि स्टील जैसे एलिमेंट को भी, ग्लास जैसे एलिमेंट को भी तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कर देता था, है ना। इसके द्वारा इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होता था कि ये इंसान को मरने के लिए या फिर उसको जो है कि बर्न करने के लिए सफिशिएंट होता था। ओके, तब इस आधार पर यदि मैं देखें तो फ्लोरीनेशन आपका एल्केन के ऊपर आसानी से नहीं होता है। फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट इजी, या फिर बोल सकते हैं पॉसिबल इन ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होता है। इसके पीछे क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि ये जो है कि हाईली, बहुत ज़्यादा, ये आपका हाईली एक्जोथर्मिक होता है। ये आपका बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। हाईली एक्जोथर्मिक और एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, जिसके कारण से कि इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ओके, इसके द्वारा हम लोग फ्लोरोएल्केन नहीं बना सकते। तब फ्लोरोएल्केन बनाएंगे कैसे? तब फ्लोरोएल्केन को बनाने के लिए दूसरी विधि आती है, दूसरा मेथड होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। आया समझ में? Yes, sir. ओके, तब फ्लोरीनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्लोरीनेशन के लिए एक रिएक्शन होता है, उस केस में रिएक्शन होता है स्वार्ज रिएक्शन। उसका नाम क्या है? स्वार्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीनेशन कराते हैं। लेकिन इसको कैसे? RCl या फिर RBr को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? RF को, है ना। हाइयर एल्केन को कन्वर्ट करते हैं लोअर एल्केन में। इस केस में हम लोग AgF2 कौन सा रिएक्शन कराते हैं, एक नेम रिएक्शन, इसका रिजेंट मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड होता है या फिर सिल्वर फ्लोराइड, ऐसे कर कुछ होता है। AgF टाइप का एक रिजेंट होता है जिसके द्वारा ये रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है ना।
इसको हम लोग इसी टॉपिक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आगे देखते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम देखें तो ये था आपका हेलो एल्केन का बनना। अब हम एक चीज़ इसके अंदर देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन प्रोडक्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन प्रोडक्ट के अंदर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना होगा। तब देखिए यदि मैं एक रिएक्शन लेता हूँ CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन के ऊपर मैं Cl2 का रिएक्शन कराता हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा, 2 डिग्री वाला कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री का फ्री रेडिकल इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मैं उसको बनाऊंगा। तब ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 CHCl और CH3, ये चीज़ बनेगा। और जब ये चीज़ बनेगा तब इस केस में ये वाला कार्बन हो जाएगा कायरल कार्बन, और जब ये कार्बन कायरल कार्बन होगा उस केस में इसका 2 प्रकार का प्रोडक्ट आएगा, जिसमें कि एक में आपका क्लोरीन राइट डायरेक्शन में होगा और एक में आपका क्लोरीन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, है ना। एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा, CH3 CCl H CH2 CH3, एक में आपका क्लोरीन क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आपका 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। आया समझ में? जिसको मैंने कल लास्ट का नीट का क्वेश्चन हमने जो बताया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यदि कार्बन कायरल होगा तब उस केस में ऑटोमेटिक 2 टाइप ऑफ हाइलोजिनेशन होगा, 2 प्रकार का हाइलोजिनेशन होगा। इसमें से कोई एक D होगा और कोई एक L होगा, लेकिन कौन सा D है कौन सा L है ये हम देख करके नहीं बता सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिकल से पता चलेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के प्रैक्टिकल यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोजिनेशन फ्रॉम एल्केन, एल्केन के द्वारा हमें बनाना था। दूसरा है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज एलाइल, तो हम सभी को पता है एलाइल किसे कहेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, ये ग्रुप क्या कहलाता है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एलाइल। लेकिन ये एलाइल तब कहलाएगा जब ये यहाँ पर CH2 हो और यहाँ पर कुछ लगा हो, तब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। तब इस केस में प्रोपीन के ऊपर, इस केस में यदि मैं प्रोपीन के ऊपर हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दूं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब ये रिएक्शन जो है कि होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करा दूं Cl2 का, तब इस केस में ये बनता है आपका CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और Cl, ये बनता है ना। ये आपका रिएक्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड, या फिर इसको सिंपल भाषा में बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड, या सिंपल और अच्छे से एलिल क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड। इस केस में आपका 2 प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, एक तो जो है कि Cl2 के साथ और एक तो Br2 के साथ, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा। टेम्परेचर जो है कि ज़्यादा होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन होता है। देखो इस केस में एक और कंडीशन होता है कि यदि आप 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नहीं क्रिएट कर सकते, तब इस रिएक्शन को हमें NBS के साथ या फिर SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पहला कंडीशन होगा या तो आप 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और Cl2 के साथ रिएक्शन कराइए, या फिर सेकंड कंडीशन NBS या फिर SOCl2 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन कराइए।
अब NBS क्या है? NBS का नाम होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, SUCCINAMIDE, सक्सिनामाइड। अब आप सक्सिनामाइड नाम सुने हो कि नहीं, पहले ये बताओ। No. नहीं। अच्छा, सक्सिनिक एसिड नाम सुने हो? सक्सिनिक एसिड ये नाम सुने हो कि नहीं? Yes. ओके। कितने कार्बन होते हैं सक्सिनिक एसिड में? हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट इन सक्सिनिक एसिड? प्लीज रिप्लाई। C4. हाँ, 4 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। देखिए कैसे इसमें रिएक्शन होता है। COOH इसका नाम क्या है? बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम होता है आपका मैलोनिक एसिड। इसका नाम होता है आपका सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, इसमें आपके 4 कार्बन होते हैं। और इसका नाम होता है आपका ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। जब लिख ही रहे हैं तो सभी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। इसी प्रकार से मैं, देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी में मैं CH2 को इंक्रीज करते जा रहा हूँ। ओके, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और एक और लास्ट में याद रखना होगा, CH2 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 और COOH COOH। इसका नाम होता है पीमैलिक एसिड। एडिपिक एसिड और पीमैलिक एसिड। इतने कंपाउंड को आपको याद रखना होगा। याद रखने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन, एक और कार्बन बढ़ जाएगा तो मैलोनिक एसिड, एक और कार्बन बढ़ जाएगा तो सक्सिनिक एसिड, एक और कार्बन बढ़ गया ग्लूटेरिक, एक और कार्बन बढ़ गया एडिपिक और पीमैलिक। इसका याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना होगा। वो ट्रिक का नाम है ओम्स गैप। ओम्स गैप, है ना। ओ से ऑक्जेलिक एसिड, ओ से आपका क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड और पी से पीमैलिक एसिड। आया समझ में? ये चारों, ये 6 टाइप के आपके कंपाउंड हैं। मैं इसको आपको भेजूंगा, आप इसको कहीं नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सक्सिनामाइड, इसके बारे में देखते हैं। ये है आपका सक्सिनिक एसिड, CH2 CH2 COOH, है ना। ये थोड़ा सा इसको और विस्तार में करूं, इसको मैं लॉन्ग फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? CH2C डबल बॉन्ड OOH, CH2C डबल बॉन्ड OOH। ये है। अगर मैं इसके ऊपर
अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इसके ऊपर NH3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तब आपको ध्यान में ये रखना होगा कि एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से OH मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये हो जाता है आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और एक सेकेंड रुको, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं वाटर के, यहाँ से दोनों OH और यहाँ से 2 H मिलकर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं वाटर के, और ये आपका बनता है NH। इस प्रकार से ये आपका क्या बनता है, NH बनता है। आया समझ में? इस प्रकार से ये आपका NH बन जाएगा। अब इसके ऊपर आपको लगाना होगा Br, और जब इसके ऊपर, इसका नाम हो जाता है सक्सिनामाइड, यही होता है आपका क्या, सक्सिनामाइड। अब इसके ऊपर हमें लगाना है Br, तब इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ पर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन होगा, जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब, लेकिन एसिड के साथ कैसे रिएक्शन हो सकता है, एक सेकेंड, यहाँ से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए मैं इन जनरली यहाँ पर KBr के साथ रिएक्शन होता है, और जब KBr के साथ रिएक्शन होगा तो CH2, C डबल बॉन्ड O, N, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाता है Br, है ना। अब यही चीज़ क्या होता है, यही चीज़ कहलाता है NBS। इट मीन्स N ब्रोमो, नाइट्रोजन से ब्रोमीन लगा है इसलिए इसका नाम हो जाता है N ब्रोमो, और इसके बाद बाकी है आपका सक्सिनामाइड, तब इसका नाम हो जाएगा सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड हो जाता है ना। इसको शॉर्ट वे में इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से शॉर्टकट फॉर्म में। ये है आपका N ब्रोमो सक्सिनामाइड, जो कि आपके रिएक्शन के लिए जाना जाता है। किस प्रकार के रिएक्शन के लिए, एलाइलिक हाइलोजिनेशन के लिए। हम लोग ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं, ये है आपका 2 प्रकार का कंडीशन था। एलाइल पोजीशन पर क्या करना है, एलाइल पोजीशन पर हाइड्रोजन लगाना है, तो इसको लगाने के लिए पहला कंडीशन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और क्लोरीन के साथ, सेकंड कंडीशन NBS या फिर SOCl2 के साथ जब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सिर्फ रिएक्शन होता है तो आपका एलाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन लग जाता है। ये समझ में आया बच्चे कि नहीं? यस सर। ओके, इजी है या हार्ड है? इजी। अच्छा, इजी है। ओके, देखो इसमें होता कैसे रिएक्शन, जब हम लोग Cl2 को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तब ये 2Cl डॉट में कन्वर्ट होता है, और जब ये 2Cl डॉट में कन्वर्ट हो गया तब एक Cl डॉट क्या करता है, एक Cl डॉट आता है और यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के निकलता है, और ये रिएक्शन आपका होता है होमोलिसिस। इसमें आपका होमोलिसिस होता है, ये इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाता है, और आने के बाद ये बनता है सबसे पहले CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl, ये बन जाएगा। तब ये अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका एलिल फ्री रेडिकल है, और इसके अंदर आपका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इसके अंदर फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन के दौरान ये बॉन्ड आएगा यहाँ, और इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तब एक इलेक्ट्रॉन इस केस में आ जाता है यहाँ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब ये बन जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 डॉट। अब इस केस में ये जो फ्री रेडिकल है इसके 2 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम सुने होंगे ना, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। इन दोनों का मिलने के बाद बनता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ था उसको मैं क्लियर लाइन से दिखाऊंगा,
और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ है उसको डॉटेड लाइन से, इस प्रकार से। अब एक इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ पर आ रहा है, तो इस प्रकार से इसमें फिनोमेना होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सिंस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके चलते ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। किसके मुकाबले? ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर जो एक और Cl डॉट बचा है, देखिए यहाँ पर आपका 2 Cl डॉट है ना, इसमें से जो एक और Cl डॉट बचा है वो अटैक करता है। और कहाँ अटैक करेगा? तब CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये डॉट है, इसके ऊपर हमारा एक और जो Cl डॉट बचा है वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा CH2 Cl फिर CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाता है। आया समझ में? आर यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। Our next reaction is very 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 important. Third reaction. Halogenation of एल्कीन। एल्केन के ऊपर हमने हाइलोजिनेशन देख लिया। अब हमें देखना है एल्कीन के ऊपर हाइलोजिनेशन। ये आपका इसके आगे 5 स्टार बना लेना। इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। एल्कीन के अंदर हमें क्या करना है? हाइलोजन को ऐड करना है। एल्कीन मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस प्रकार का कंडीशन होगा। इसके ऊपर हमें हाइलोजन को अटैक ऐड करना है। तब इस केस में हमें अटेंशन इस बात पर देना है कि अब हम यहाँ पर X2 टाइप का मॉलिक्यूल को नहीं लेंगे। X2 टाइप के मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर मॉलिक्यूल को लेंगे किस प्रकार से? यहाँ पर मॉलिक्यूल लेंगे HX टाइप के मॉलिक्यूल को। जब हम इसके ऊपर HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? C। इसके अंदर एक सिग्मा है और एक पाई है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक जगह पर हाइड्रोजन, एक जगह पर हाइलोजन। ओके। और इस चीज़ में ये इसका एक खास बात होता है। इस केस में आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। नाम सुने होंगे ना? Yes, sir. ओके। इस केस में फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ रूल। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन और हाइलोजन अटैच होता है। इट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइलाइड। हाइड्रोजन हाइलाइड। ये आपका ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में हमें खूब ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। आज ये नहीं ख़त्म हो पाएगा लेकिन हम ट्राई करते हैं। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन दिया है, इफ सिमेट्रिकल एल्केन एल्कीन, इफ सिमेट्रिकल एल्कीन आर प्रेजेंट, यदि जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन होगा तब इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अप्लाई ही नहीं होता है। डज नॉट रिक्वायर मार्कोनिकॉफ रूल। इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर हमें रिएक्शन कराना है HCl के साथ, तब ये बन जाता है आपका CH3 CH2 Cl। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3। इसके ऊपर रिएक्शन कराना है HBr के साथ, तब इस केस में बनेगा CH3। किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगा देंगे और कोई भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2 CH CH3 और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। ओके, सिमिलरली ये है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा दूं HI के साथ, तो कहीं पर भी एक जगह पर मैं लगा दूंगा हाइड्रोजन और एक जगह लगा दूंगा आयोडीन। तो ये सारा कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। और जब सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जो ये सेंटर है, इस सेंटर से दोनों तरफ सेम टाइप की चीज़ें हों, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। ओके, तो इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा तो ये सिंपल टाइप का प्रोडक्ट बनता है। इतना समझ में आया? Yes. लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, इफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन आर प्रेजेंट, तब हमें इफ unsymmetrical alkene are present, then we require, हमें जरूरत पड़ेगा किसका, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यही आपका हेडिंग भी है, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, इसके बारे में आप अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने जो पढ़ा है अपने नॉलेज के हिसाब से इन्फॉर्म करिए, बताइए व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल। The halogen attaches to the carbon with less number of hydrogen atoms. फिर से बताइए एक बार। Halogen attaches to carbon with less number of hydrogen. हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, तब उस केस को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। सेकेंड लैंग्वेज में, इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट अटैकिंग स्पेसीज का हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर हायर नंबर में कार्बन है। बात दोनों एक ही है ना। हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर कि लेस नंबर में हाइड्रोजन है, तब हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर मोर नंबर में हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन कहाँ पर, ये बात को भी आपको बताना होगा, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के बीच में, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के बीच में, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना होगा। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन के बीच में यदि मैं इसके ऊपर HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन आपका लगेगा CH के पास और हाइड्रोजन आपका लगेगा CH2 के पास। ओके, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा ना। तब इस केस में यह कहलाता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, यही होगा ना, यस और नो। Yes, sir. ओके, देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूं CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैं यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तब किस कार्बन पर लगेगा हाइड्रोजन, इसी मल्टीपल बॉन्डेड पर लगाना है। तो मैं नंबर दे रहा हूँ इसको A, इसको दे रहा हूँ B। किस कार्बन पर हाइड्रोजन लगेगा और किस कार्बन पर ब्रोमीन लगेगा, जो आपने फार्मूला बताया उस फार्मूले से तो मैं इसको जो आपने डिफिनेशन बताया उस डिफिनेशन से तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। अभी आपने डिफिनेशन बताया कि हाइड्रोजन वहाँ लगेगा, हाइड्रोजन अटैच्ड दोज कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट इन दिस केस both A and B carbon have same number of hydrogen, then which carbons attached with bromine, कौन सा कार्बन ब्रोमीन से अटैच होगा, A या B? Br will attach to B. B अटैच होगा किससे, हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन से? Halogen. Br. क्यों? Why? Why B attach and not A attach? Because less number of hydrogen, like less number of bonds. No. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, सब सही है ना? सब बंद क्यों हो गया अचानक से? आवाज जा रहा है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना होगा कि ये आपका बी पर नहीं अटैच होगा, ए पर अटैच होगा। हेलो, Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 और CH3, अर्थात इट मीन्स जो मैंने हाइड्रोजन को अटैच किया है वो होगा आपका B नंबर पर और हाइड्रोजन अटैच होगा A नंबर पर। ये B था, ये A था, ये बनेगा। और इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो अब इसके कारण को हम लोग समझते हैं और इसका कारण आपको बताएगा कौन? जिसका आंसर कोई ना दे उसका आंसर कौन देता है? मैकेनिज्म। Mechanism explain why the hydrogen is attached at the B number carbon and hydrogen is attached at the A number carbon. Then first of all we see the Markovnikov rule. Markovnikov rule. Markovnikov rule कहता है in multiple bonded हाइड्रोकार्बन इसका मतलब कौन सा? एल्कीन या फिर एल्काइन। और किस टाइप का मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन? इन मल्टीपल बॉन्डेड एसिमेट्रिकल, स्पेलिंग मिस्टेक, जस्ट a second, asymmetrical in multiple bonded asymmetrical hydrocarbon alkene or alkyne, hydrogen is attached to that position which have more number of H atom
H atom and halogen is attached to that position which have less number of H atom। ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। जो आपने बताया वो बात यही था, लेकिन इसमें जो है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि बॉन्डेड का कार्बन कैसा होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए और उसमें भी एसिमेट्रिकल होना चाहिए, और किसके अंदर, एल्कीन या एल्काइन के अंदर ये फॉलो होगा। उस केस में हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा, उस केस में आपका हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम है, वहाँ पर जाकर के अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ CH3 यहाँ पर लगा दूँ, अब मैं कहूँ कि ये आपका पोजीशन A है, ये आपका पोजीशन B है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ HI के साथ, तो H कहाँ लगेगा और I कहाँ लगेगा। तब यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, A नंबर पोजीशन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन B नंबर पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है। और जब एक हाइड्रोजन है तब इस केस में आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा जहाँ पर पहले से एक ठो हाइड्रोजन है, और आयोडीन वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, वहाँ पर क्या लग जाएगा, वहाँ पर लग जाएगा आपका आयोडीन। जस्ट ए सेकेंड, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, यहाँ पर हो जाएगा आपका आयोडीन। सिमिलरली अगर मैं CH3 कर दूँ, इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ HCl का, तब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये आपका सिमेट्रिकल है, ये आपका था एसिमेट्रिकल था, लेकिन ये आपका अब सिमेट्रिकल है। तब मैं कोई भी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दूँ, कोई भी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा दूँ, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। CH3 और यहाँ पर मैं कर दूंगा एक जगह कहीं पर भी हाइड्रोजन और एक जगह क्लोरीन कर दूंगा, ओके। लेकिन ये तो मैंने रूल में बताया था, लेकिन रूल में इसके बारे में नहीं बताया गया। अब इसके बारे में रूल में नहीं बताया गया है। ये भी तो आपका एसिमेट्रिकल है, और जब ये भी आपका एसिमेट्रिकल है तो मैं क्यों नहीं किसी पर भी, मतलब कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, नो H, नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन है, तब मैं किस पर लगाऊं, कैसे इसके बारे में समझूं, ये चीज़ को अब आगे हमें समझना है। आया समझ में बच्चे? तब इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट नाम सुने हो ना, बोलो। यस। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुश करना या फिर पुल करना, या तो अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर भेजना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें एक होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अर्थात उसको हम लोग पुल करते हैं। यह एक डायरेक्शनल इफेक्ट है ना, किसी एक डायरेक्शन में लगता है ना, और डायरेक्शनल इफेक्ट है। और एक चीज़ और, डिस्टेंस बढ़ने के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ यह इफेक्ट घटता चला जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर ये इफेक्ट घटता चला जाएगा। तब
आपको पता होगा कौन प्लस आई दिखाते हैं और कौन माइनस आई दिखाते हैं, है ना। तब इस केस में आपके पास ऑल एल्किल ग्रुप, सभी प्रकार के जो एल्किल ग्रुप होते हैं वह कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं बताओ, प्लस आई और माइनस आई। बोलो जल्दी, लेट हो रहा है। प्लस आई। हाँ, वेरी गुड। जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं वह प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, 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 है ना। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ CH2, 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 CH3। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ CH, CH3, CH2, CH3। ध्यान से देखना, CH3, CH3 और CH3। एक सेकेंड, CH3। मैंने आपके सामने इतने ज़्यादा कंपाउंड लिखा है। अब हमें बताना है कि इसमें इसका ऑर्डर क्या है, वह इंडक्टिव इफेक्ट का। A, B, C, D, E, F, G। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हाइड्रोकार्बन होता है तो उस एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा वह उतना ही स्ट्रांग क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, है ना। तब इस केस में अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर A में 1 कार्बन, B में 2 कार्बन, C में 3 कार्बन, D में भी 3 कार्बन है, लेकिन C में क्या है, 1 कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन अटैच है, लेकिन D में फर्स्ट कार्बन से अदर 2 कार्बन अटैच है। तब D और C में D का ज़्यादा हो जाएगा, C का कम हो जाएगा। सिमिलरली E में आपका सभी कार्बन आपके लीनियर फॉर्म में है, और F में आपका ये आपका हो गया 2 डिग्री और G में आपका हो गया 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री वाले का, फिर 1 डिग्री वाले का होता है। तब इस केस में यदि मैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट का यानी कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखूं तब सबसे ज़्यादा होगा G, देन F, देन E, इसके बाद D, देन C, देन C के बाद B और B के बाद E हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। ओके, आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. गुड। देन प्लीज टेल व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना, क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। ओके, माइनस आई इफेक्ट। और ये शो कौन करते हैं, ये शो करते हैं आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप वाले एलिमेंट EWG वाले भी शो करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, आयोडीन, है ना, CWH कम करेगा, CWH कम करेगा। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, OH हो सकता है ना, OCH3 भी हो सकता है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तब हमारे पास एक कंपाउंड लिए थे मैंने CH2, CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इन दोनों में से किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, A वाले का कि B वाले का, बताओ। एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा? Why you late reply? हेलो, First one, A. ए वाले का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब इसके पास प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा, ये भी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को लेकिन कम पुश करेगा, तब ए वाले का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। और
ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म पर। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CH2, एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। इसके ऊपर हमें HCl के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये कन्वर्ट होता है CH3 CH2 Cl के ऊपर। अर्थात इस केस में हो क्या रहा है, स्टेप वन इस केस में आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वह बनता है कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप वन में होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये बनता कैसे है इसके बारे में यदि हम लोग देखें तब HCl ब्रेक होता है H+ और Cl- के रूप में, H+ और Cl-। अब हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसके पास पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तब इन दोनों के पास यदि मैं इसके अंदर देखूं तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वीक बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है तब यहाँ पर अटैक करने पहले कौन आएगा, पहले वो अटैक करने आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन है, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तभी कन्वर्ट हो जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक तुमको रिंग बनता हुआ दिखाई देता है हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये प्लस चार्ज। थोड़ी देर के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और किसी एक कार्बन पर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका H, और जिस कार्बन पर जाएगा उसके काउंटर कार्बन यानी कि अपोजिट कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने के बाद यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका कार्बोकैटायन। यही कहलाएगा क्या, कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब स्टेप टू, अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा कौन, हैलोजन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तब यहाँ पर CH2 प्लस CH2 और H मिलकर के हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर रिएक्शन होगा Cl- का, तो Cl- यहाँ अटैक करेगा और बन जाएगा CH2 CH3 और Cl, ये बन जाएगा, है ना। ये तब था जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था, लेकिन सेकेंड केस सेकेंड, इफ एसिमेट्रिकल, एक्चुअल में मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल नाम का कोई भी चीज़ होता ही नहीं है। एसिमेट्रिकल एल्कीन आर टेकन, मैकेनिज्म से यह चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं एसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूँ तब इसके ऊपर यदि मैं रिएक्शन करा दूँ HBr के साथ तो हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2Br, जो कि एक सेकेंड सॉरी CH और Br ये प्राप्त होता है ना। इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए सेम वही कंडीशन होगा। सबसे पहले HBr ब्रेक होगा, किस रूप में, H+ और Br-, तब ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर अटैक होगा H+ का। अब H+ का अटैक होगा तब सबसे पहले तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, अर्थात CH3 CH CH2 और यहाँ पर H करोगे और ऊपर यहाँ पर हो जाएगा
मिट जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका H, इसके ऊपर अटैक होगा, मतलब कि ये इस प्रकार से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। जब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लिया, यहाँ पर अभी प्लस चार्ज है। अब कंडीशन ये है कि ये अब किसी एक कार्बन पर जाएगा, किसी एक कार्बन पर जाएगा, या तो A पर या फिर B पर जाएगा। कौन? हाइड्रोजन। और जब कोई एक कार्बन पर जाएगा तब उस केस में आपका क्या बनेगा? जब A नंबर कार्बन पर जाएगा, ये और एक चीज़ और, किस कार्बन पर जाएगा ये भी डिसाइड होगा किसके द्वारा? ये डिसाइड होगा आपका इसके द्वारा। मिथाइल डिसाइड करेगा कि किस पर जाएगा। कैसे? तो मिथाइल के पास क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, तब ये प्लस आई इफेक्ट को लगाएगा। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट को लगाएगा तब ये जो सारा इलेक्ट्रॉन था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? वो शिफ्ट हो जाएगा A नंबर कार्बन पर। मतलब कि जो पाई बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो इसके अंदर, यहाँ पर CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट है। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो जो पाई बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है वह इन दोनों कार्बन में से A और A नंबर कार्बन में से किस कार्बन पर ज़्यादा रहेगा? तब इस केस में अगर हम लोग देखें तब A नंबर के कार्बन पर पाई बाइंडेड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द B नंबर कार्बन, जिसके चलते कि जो H प्लस आएगा वह इसके ऊपर लगेगा। पहला कंडीशन। तब इसके ऊपर जब लगाएंगे तभी क्या बन जाएगा? CH3, CH, CH2 और H। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये चीज़ हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं प्लस आई के द्वारा, और एक हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के द्वारा। तब यदि मैंने प्लस आई इफेक्ट के दौरान इसको मैंने देखने का प्रयास किया, तो जब मैं इसको प्लस आई से देखा तब उस केस में यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन अगर ये प्लस आई इफेक्ट को मैंने इग्नोर कर दिया और मैंने B पर लगा दिया हाइड्रोजन को, तब ये क्या बन जाएगा? CH3, CH, H और यहाँ पर CH2 पर प्लस हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर बन गया 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब आप खुद बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन कि 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। तब इस केस में यदि आप देखोगे तो ये आपका बनता है 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि हम लोग जानते हैं 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में? 1 डिग्री वाले के रिस्पेक्ट में। तो इसके पीछे दो कारण था, एक प्लस आई इफेक्ट और एक तो कार्बोकैटायन। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तब इस केस में से यदि अब अगले स्टेप में मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा इस पर, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH, CH3 और Br, और यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH, H, CH2 और Br। ये बनेगा प्रोडक्ट। तब इन दोनों प्रोडक्ट में से ज़्यादा प्रोडक्ट कौन होगा? ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। इस प्रकार से कंडीशंस के द्वारा ये कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें कंप्लीट रूप से समझ में नहीं आया होगा, है ना? कि कंप्लीटली समझ में आ गया? Yes, sir, I understand. ओके, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अब अगले मंडे को मैं क्लास लूँगा, उसके आगे मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करा के फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके? Okay, sir. हाँ, ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।